हे फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम आसान है। मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जावा का बेसिक फीचर्स। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने उप्स का बेसिक फीचर्स बताया था, तो इस वीडियो में हम देखेंगे जावा का बेसिक फीचर्स। तो अगर आप उप्स का बेसिक फीचर्स कॉन्सेप्ट नहीं देखो तो प्लीज़ जाके आप पहले वो वीडियो देख लो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि जावा का बेसिक फीचर्स क्या है। अच्छा, तो पहला जो बेसिक फीचर्स है वो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, तो भाई जावा क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट क्या है? तो एक स्टोरी समझते हैं पहले। 1991 में जब सन माइक्रोसिस्टम द्वारा जावा का डेवलपमेंट किया गया जेम्स गॉसलिन के द्वारा, तो उन्होंने एक प्रॉब्लम फेस की। पता है क्या होता था तब? मतलब कोड तो लिख रहे थे सी में या कुछ भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कोड तो लिख रहे थे, लेकिन अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर, अलग अलग कोड लिखना पड़ रहा था। तो भाई देखा कि भाई ये तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, ये अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग कोड लिखना पड़ रहा है। मतलब विंडोज 7 के लिए एक कोड, 7 तो नहीं था तब, मान लो एक्सपी के लिए जो भी था, मैक के लिए एक कोड, लिनक्स के लिए एक कोड, तो प्रॉब्लम था। तो उन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जावा को इंट्रोड्यूस किया। तो उसमें क्या होता था, उसमें जावा में क्या होता है, हम एक कोड लिखेंगे और उस कोड को हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन करा सकते हैं, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक हो, चाहे वो 7 हो, कुछ भी हो, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में हम रन करा सकते हैं। एक बार कोड लिखेंगे और उसको कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करा सकते हैं। तो भाई ऐसा क्यों होता था? तो ऐसा कि जावा में कुछ स्पेशल फीचर्स है? नहीं, देखिए, तो एक बात समझते हैं। जो पहले क्या होता है, कंपाइलर, जो कंपाइलर होता है, ये कंपाइलर होता है, ये मान लो आपका बेसिक का कोड है, जावा का कोड है, तो कंपाइलर उसे एक्सेप्ट करेगा। जावा में क्या होता है, कंपाइलर उसे एक्सेप्ट करेगा और उसका डॉट क्लास फाइल बनाएगा। आप इसे डॉट क्लास कर लो या बाइट कोड या इंटरमीडिएट कोड, कुछ भी कह लो। तो ये कंपाइलर क्या करेगा, ये कोड लेगा, कंपाइलर उसे डॉट क्लास या फिर बाइट कोड में कन्वर्ट करेगा या इंटरमीडिएट कोड, जो भी कह लो। तो ये जो बाइट कोड है दोस्तों, ये किसी भी प्लेटफॉर्म पे चलेगा। एक बार आपने क्लास फाइल बना लिया तो अब 7 में चलाओ, मैक में चलाओ या लिनक्स में चलाओ, कोई किसी पे भी चलेगा। ठीक है, तो क्यों किसी पे भी चलेगा? ऐसा क्या है जावा में? तो जावा ने क्या किया उन्होंने क्या किया, जेम्स गॉसलिन ने एक मशीन बनाई, जेवीएम। ये कोई मशीन नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर है, जेवीएम। ठीक है, जावा वर्चुअल मशीन, एक सॉफ्टवेयर बनाई, जिस सॉफ्टवेयर को मान लो ये हमारा ओएस है, ओएस के ऊपर छोटा सा एक जगह जिसमें जेवीएम रखा हुआ है। ठीक है, अब जिसमें भी, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में भी जेवीएम होगा, वो जावा का जो डॉट क्लास फाइल हमें अभी भी देखा, कंपाइलर ने डॉट क्लास फाइल जनरेट किया, तो वो डॉट क्लास फाइल चला देगा। मतलब ओएस नहीं चला रहा है, जो जावा का जो फाइल है ओएस नहीं चला रहा है, कौन चला रहा है? ये जेवीएम चला रहा है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ये जो कंपाइलर, ये कंपाइलर है, ये मान लो कोड है, ये कंपाइलर है। इस कोड कंपाइलर ने क्या किया, इस कोड को डॉट क्लास, इस कोड का डॉट क्लास बनाया, या फिर आप कह सकते हो बाइट कोड बनाया। इस डॉट क्लास फाइल को किसी भी, अब जेवीएम क्या करेगा, इस डॉट क्लास फाइल को रन करा देगा। जेवीएम होना चाहिए, तो आप अपने कंप्यूटर में चलाओ या अपने दोस्त के कंप्यूटर में या कहीं पे भी, तो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हो, मैक हो, कुछ भी हो, उसमें ये डॉट क्लास फाइल चल जाएगा। तो ओएस में एक, ओएस के ऊपर ये जेवीएम है, जिसमें एक स्पेशल फीचर से ये डॉट क्लास फाइल रन कराने की। ठीक है, इसे हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। हो गया।
तो पहला पॉइंट तो हो गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। अब दूसरा पॉइंट आता है पोर्टेबल। भाई पोर्टेबल क्या है? तो अभी तो हमने देखा पोर्टेबल क्यों है, क्योंकि हम किसी भी मशीन पर रन करा सकते हैं, इसलिए भाई पोर्टेबल है। दूसरा भी आसानी से हो गया। अब तीसरा देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भाई ये तो आपको पता है, आपने पिछला वीडियो अगर देखे होगे तो आपको हमने बताया था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का जो सारा फीचर्स है, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन सभी है इसमें। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ये कुछ बताने का नहीं है। नेक्स्ट देखते रोबस्ट। जावा रोबस्ट क्यों है? अगर रोबस्ट को हिंदी में बोले तो क्या? मजबूत, स्ट्रॉन्ग। तो जावा भाई मजबूत क्यों है? उसका 2 पॉइंट है। तो भाई पहला जो कारण है वो है जावा एक्सेप्शन हैंडल करता है। कैसे? मान लो आपका एक कोड है, तो आपको लगता है कि भाई इन कुछ लाइनों में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है, तो आप इसको एक ब्रैकेट में कुछ फॉर्मूला है उसमें लिख देते हो, तो ये कहलाता है एक्सेप्शन। मतलब आप बोल रहे हो कि भाई मुझे लग रहा है कि इस कुछ लाइन में मेरा कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो भाई तू संभाल लेना। जावा को बोल रहा है इस लाइन में कुछ गड़बड़ होने के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरा पूरा कोड ना चले, मतलब मेरा कोड रन करना चाहिए। इस एक्सेप्शन अगर यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो तो भाई मुझे शो कराना, लेकिन पूरा कोड रन कराना। तो हम सी में क्या होता था, अगर कहीं पे भी एक कुछ गड़बड़ हो गया तो पूरा कोड एरर आ गया, नहीं चलेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, चलेगा भाई। अगर जितने लाइनों में गड़बड़ है उसको छोड़ के, उसको एक्सेप्शन में दिखा के बाकी का कोड चल जाएगा, ठीक है। तो ये एक कारण है एक्सेप्शन, बाद में अच्छी तरह से देखेंगे क्या होता है एक्सेप्शन। दूसरा जो कारण है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर मतलब कचरा उठाने वाला। तो जावा में कचरा उठाने वाला है। तो सी में क्या था, अगर आपने वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, तो ये अगर डिलीट नहीं किया कुछ बनाया तो ये सारे स्पेस वेस्ट होगा। 4 बाइट 3 बाइट जो भी है 8 बाइट, तो भाई वो वेस्ट होगा, ये कहा जाता था सी में। तो जावा में ऐसा नहीं है भाई। जावा वाले क्या बोलते हैं पता है, अगर वेरिएबल डिक्लेयर किया तो किया, अगर उसको रिमूव नहीं किया तो नहीं किया। तू अपने कोडिंग पे ध्यान दे भाई, बाकी सब हम संभाल लेंगे। मतलब उसमें गार्बेज, उसमें कचरा उठाने वाला है जो प्रोग्राम के बाद, मतलब प्रोग्राम के एंड में जो स्पेस इनिशियलाइज नहीं हुआ, जो जहाँ पे गार्बेज वैल्यू पर है, उसको क्लीन कर देगा, वेस्ट नहीं करने देगा। वेस्ट नहीं होगा वहाँ पे, जो सी पे होता था, ठीक है ना। तो गार्बेज कलेक्टर, तो ये 2 चीजें जो एक्सेप्शन और गार्बेज कलेक्टर है यहाँ पे, ये इसीलिए जावा रोबस्ट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो बोलने वाला उस पे आपको शायद ऐतराज हो, लेकिन वो सही है। सिंपल, जावा इज सिंपल भाई। अभी आप बोलोगे क्या बात कर रहे, जावा सिंपल कैसे? हाँ है भाई, जावा सिंपल है। अब एक चीज सोचो, सी में सबसे खतरनाक चीज क्या था, मतलब आपको सबसे टफ क्या लगता था? पॉइंटर, है ना, पॉइंटर है ना। तो जावा ने क्या किया पता है, पॉइंटर को ही हटा दिया। बोलते भाई तेरे इतने दिमाग खराब करना जरूरी नहीं है तेरे को, तू पॉइंटर छोड़, तू अपना कोडिंग में ध्यान दे। क्या मेमोरी में जाएगा, क्या उसको पॉइंट करेगा, ये उंगली करना बंद कर। पॉइंटर क्या करता था, पॉइंटर उंगली करता था, सीधा सीधा उंगली करता था, उस मेमोरी लोकेशन में जाओ, ये करो वो करो। जावा वाले बोलते भाई हम संभालेंगे ना सब कुछ, ये जो मेमोरी का पार्ट है हम संभालेंगे। तू प्रोग्रामर है भाई, तू काहे को इतना झमेला लेगा। भाई पॉइंटर को ही हटा दिया, पॉइंटर का ऑप्शन ही हटा दिया यहाँ से। तो भाई जावा सिंपल हो गया ना।
तो भाई मैं तो इसीलिए सिंपल कहता हूँ, आप भी यही लिखो एग्जाम में सिंपल, इसीलिए पॉइंटर का चक्कर ही नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट आते हैं भाई मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग, अब भाई ये थ्रेड क्या होता है, ये थ्रेड क्या होता है? देखो मान लो आपने कुछ कोडिंग वोडिंग लिखा, ये आपने कोडिंग लिखा, यहाँ पे आपका ये प्रोग्राम है, यहाँ पे आपने कोडिंग लिखा, ये आपका कोडिंग। तो आप क्या कर रहे हो इस पूरे के पूरे कोड को दो हिस्सों में बांट दे रहे हो। थ्रेड मतलब क्या? धागा। ये एक धागा बना रहे हो, ये एक और एक धागा बना रहे हो, और इन दोनों धागों को मतलब ये पूरा का पूरा कोड पैरेलली रन कर रहे हो, मतलब ये पैरेलली आप रन कर रहे हो, ठीक है ना। सी में या किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होता था, पूरा का पूरा कोड सीरियली रन करता था, मतलब यहाँ से शुरू करेगा यहाँ पे खत्म होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं, मान लो हमने थ्रेड बनाया दो, तो कुछ देर तो ये और ये दोनों एकदम साथ साथ रन करेंगे। अब बात आता है कुछ और कि अगर एक प्रोसेसर हो तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना जे कि एक बार में दोनों एक साथ कैसे रन करें। तो क्या होता है, ऐसा होता है कुछ देर ये रन करता है, कुछ देर ये, फिर कुछ देर ये, फिर कुछ देर ये, स्वैप करके रन करता है। उसी को हम मल्टी थ्रेड बोलते हैं। हम बोलते हैं कॉन्करेंटली, लेकिन एक्चुअल में कॉन्करेंटली नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते, हमारा प्रोग्राम जो है उसको हम मल्टीपल प्रोसेस में डिवाइड करते हैं, मतलब कि मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड करते हैं और उसको कॉन्करेंटली रन करते हैं, ठीक है। तो भाई यही होता है मल्टी थ्रेडिंग, और कुछ नहीं, ठीक है। तो भाई ये तो हो गया जावा का कुछ बेसिक फीचर्स। और भी कुछ है, मतलब आप बोल सकते हो डायनेमिक। डायनेमिक क्यों है? देखो जावा में ना रन टाइम पे डिसाइड हो सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अच्छा, अब स्टैटिक, पहले स्टैटिक समझते हैं। विकिपीडिया पता है आपको? पता ही होगा। विकिपीडिया क्या है? स्टैटिक पेज है, ठीक है ना। तो उसमें कुछ रिस्पॉन्स आने वाला नहीं है उसमें से, तो इसलिए वो स्टैटिक पेज है। लेकिन आप किस बात करो, या आप कुछ वेबसाइट है, फेसबुक है व कोई भी है ऐसा वेबसाइट जिसमें आपको रिस्पॉन्स मिलता है, तो वो डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब आपको रन टाइम पे चीजें, रन टाइम पे डिसाइड हो सकता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए यही चीज जावा में होता है, इसलिए डायनेमिक है जावा। और एक मैं बताऊं डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब सिंपल। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब यहाँ पे मानो बहुत सारे कंप्यूटर है, ये नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, तो इसमें हम जावा का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक सॉफ्टवेयर हम जावा के जरिए बनाएंगे जो ये नेटवर्क बेस पे यूज हो सकता है, तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। बस यही कुछ पॉइंट्स था। और भी आप चाहे तो जितना पढ़ोगे आपको ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो होप आपको ये बेसिक सी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो आप किसी से भी बुक्स में से पढ़ लो। आपको सिर्फ जावा सीखने वक्त एक चीज ध्यान रखना है कि रियल लाइफ से जोड़ना है, क्योंकि जावा इम्प्लीमेंट ही हुआ है ऐसे, रियल लाइफ को एब्जॉर्व करके रियल लाइफ के साथ जोड़ना है। जावा को अगर समझना है तो बेसिक सी चीज आपको जानना है तो आपने अगर उप्स का वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले वो जान लीजिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने बताया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के स्ट्रक्चर के बारे में, कि वो तो जावा में इम्प्लीमेंट होता है। ये इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, ये सब तो फीचर्स है ही है। ये कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स थे जो मैंने बताया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे रन करना है, कैसे जावा का कोड रन होता है एकदम कंप्यूटर पे, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आपको बहुत अच्छे वीडियोस मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलो भाई,
टाटा बाय बाय, टेक केयर।